इन अधूरे कमरों में खिड़कियों और दरवाज़ों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं आधी छत के सामने आ गया। मधु को आवाज़ देना ही चाहता था कि बाएं तरफ पानी गिरने की आवाज़ सुनकर चौंक गया। मैंने आगे बढ़कर इस तरफ झांका। कमरे के कोने में फटा हुआ टाट तान कर गुसल खाना बना लिया गया था। अंदर मदम बत्ती जल रही थी। इसकी थरथराती हुई लो में मधु का साया सामने वाली दीवार पर हरकत करता हुआ नजर आ रहा था। मधु, मैंने हौले सही से पुकारा। मधु एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। इसके हाथ से पानी का मग्गा नीचे गिर गया। कौन है? इसके मुंह से खौफजदा सी आवाज़ निकली। मैं हूँ मधु, मैंने कहा। तुम कमरे में नहीं थी तो मैं इधर आ गया। क्या कर रही हो? मेरा आखिरी सवाल बहुत ही अहमकाना था। टाट फटा हुआ था और इतना ऊंचा भी नहीं था कि इसकी गर्दन से बहुत नीचे तक का हिस्सा नजर आ रहा था। इसने दोनों हाथ सीने पर लपेट लिए थे। ओ गुरु, तुमने तो मुझे डरा दिया। वो गहरा सांस लेते हुए बोली। मुझे अफसोस है मैंने तुम्हें डरा दिया। बहरहाल तुम स्नान करके कमरे में आ जाओ, मैं वहाँ बैठा हूँ। मैं कहते हुए वापस मुड़ गया और कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। तकरीबन 5 मिनट बाद मधु कमरे में दाखिल हुई। इसने मुख्तसिर सा कपड़ा लपेट रखा था। बदन पर पानी के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। मेरे जिस्म पर चिमटियां सी रेंगने लगी और कनपटियां सुलग उठी। जब कोई जवान और हसीन औरत इस तरह बेबाकी से सामने आ जाए तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ मर्द भी इसका मतलब समझ आता है। और मैं तो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। इसके होंठों की मुस्कुराहट ने तो मेरे अंदर की आग को कुछ और भी भड़का दिया। वो चारपाई पर पड़े हुए कपड़े उठाने के लिए झुकी तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने मेरी तरफ देखा। इसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई और फिर हाथ के हल्के से झटके से वो पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में गिर गई। मिट्टू पूरे 2 घंटे बाद आया था। मैं इस वक्त मधु की बनाई हुई बगैर दूध की चाय पी रहा था। गुरु जल्दी चलो, बानोट और शक्ति निरेश को होटल से उठाकर ले गए हैं, मिट्टू ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मैंने प्याली मेज पर रख दी और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मधु की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और मिट्टू के साथ कमरे से बाहर आ गया। इमारत के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी थी। मिट्टू ने एक ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं पिछली सीट पर बैठ गया। मोटरसाइकिल एक जोरदार झटके से आगे बढ़ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद हम शहर की नवाही पहाड़ियों में एक मंदिर के खंडर में मौजूद थे। यहाँ एक मशल जल रही थी। एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। इसके हाथ पैर बंधे हुए थे। करीब ही भानोट और शक्ति भी थे। भानोट के हाथ में खंजर था। मुझे देखते ही वह उठकर खड़े हो गए। मैं इस शख्स की तरफ देखने लगा। इसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। क्लीन शेव, सेहतमंद और स्मार्ट आदमी था, मगर चेहरे पर खौफ नुमाया था। इसने मैरून रंग की पतलून और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी जिस पर पैलेस होटल का मोनोग्राम बना हुआ था। वो पैलेस होटल का हेड वेटर निरेश था। तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो मेरी तरफ देखते हुए खौफजदा से लहजे में बोला। बेला ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे जरिए कोई पैगाम इस तक भेज सकता हूँ। मैंने इसके चेहरे पर नजर जमाए हुए कहा। पैगाम नहीं, मैं खुद इस तक पहुँचना चाहता हूँ। कहाँ मिलेगी वो? बेला? कौन बेला? वो हकला कर रह गया। हैरत है, तुम बेला को नहीं जानते? हालांकि वो इस इलाके में शैतान की तरह मशहूर है। चलो मान लिया कि तुम इसे नहीं जानते, लेकिन इसने मुझे कैसे कह दिया कि तुम मेरा पैगाम इस तक पहुँचा दोगे? मैंने कहा, मैं किसी बेला को नहीं जानता। निरेश ने जवाब दिया। होटल में आने वाली बहुत सी लड़कियां पैगाम रसानी के लिए वेटरों को इस्तेमाल करती हैं और वेटरों को इसका पता भी नहीं होता। मुझसे बेला नाम की किसी औरत ने कुछ नहीं कहा। हो सकता है बाद में किसी वक्त खुद ही मुझसे रब्ता करके पूछे कि किसी ने इसके लिए कोई पैगाम तो नहीं दिया। ये लड़कियां बड़ी ख़तरनाक होती हैं, अपने धंधे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करती हैं। जिस बेला की मैं बात कर रहा हूँ वो दुनिया की सबसे ख़तरनाक औरत है। मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। वो बगैर सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाती। इसने मुझे तुम्हारा नाम बताया था तो कुछ सोच कर ही बताया होगा। वो तुम्हें अच्छी तरह जानती है और तुम भी इसे अच्छी तरह जानते हो। नहीं, मैं बेला नाम की किसी औरत को नहीं जानता, निरेश ने कहा। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ दिखता रहा और फिर शक्ति को इशारा किया। शक्ति अचानक ही इस पर पल पड़ा। निरेश के हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे। वो अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। शक्ति इस पर लाते और गोंद से बरसाता रहा। निरेश की चीखें खंडरों में गूंजती रहीं। शक्ति ने इसे दोनों हाथों पर उठा लिया और सर से ऊपर ले जाकर जमीन पर पटक दिया। निरेश के मुंह से निकलने वाली वो चीख बहुत ही खौफनाक थी। शक्ति से दोबारा उठाने के लिए जैसे ही झुका, निरेश चीख उठा। ठहरो, मैं बताता हूँ। साला हरामी शक्ति से ठोकर मारते हुए सीधा हो गया। पहले बोलता तो इतना ठुकस नहीं होता। अच्छा बोल, बेला किधर है? वो नागराज के साथ है, निरेश ने बोला। तुम इससे किधर मिलने को था? शक्ति ने दूसरा सवाल किया। मैं इससे नहीं मिलता, निरेश बोला। बेला ने कहा था कि कोई इससे मुलाकात करने के लिए कहे तो इसे उदय सिंह के पास भेज दूँ। उदय सिंह कौन है इस मरतबा? मैंने पूछा। ठाकर शमशेर सिंह का दीवान, निरेश ने जवाब दिया। वो पैलेस होटल की पिछली गली में तीसरे बंगले में रहता है। बंगले का नंबर? मैंने पूछा। नंबर मुझे मालूम नहीं, होटल के बिल्कुल पीछे वाली गली, दाएं तरफ तीसरा बंगला, निरेश ने जवाब दिया। इसके हाथ खोल दो, मैंने भानोट की तरफ देखते हुए कहा। भानोट
ने नीलेश के करीब पहुंचकर खंजर से इसकी रस्सी काट दी। नीलेश चंद लम्हे कलाइयाँ सहलाता रहा, फिर कमीज की आस्तीन से होंठों से बहने वाला खून साफ करने लगा। तुम वापस जाकर अपने मैनेजर को कोई और कहानी सुनाओगे? मैंने नीलेश के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। यानी कुछ गुंडे किसी और के धोखे में तुम्हें पकड़ कर ले गए थे और तुम्हारी पिटाई करके छोड़ गए, तो नामालूम गुंडों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर असल बात तुम्हारी जुबान पर आई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, नीलेश बोला। मैंने शक्ति को इशारा किया और फिर हम इस खंडर से बाहर आ गए। जब मैं आया था तो इस वक्त यहाँ एक सफ़ेद मारुति कार खड़ी थी जो अब भी मौजूद थी। इसके करीब ही मिट्टू वाली मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। ये दोनों चीज़ें वो उड़ा कर लाए थे। मिट्टू, तुम मोटर बाइक कहीं छोड़कर अपने इलाके में चले जाओ और गुरु तुम बैठो कार में, शक्ति ने कहा। मैं और बानोट मारुति की पिछली सीट पर बैठ गए। नीलेश भी हमारे पीछे ही आया था, मगर शक्ति ने इसे भगा दिया था। यहाँ से दौड़ लगाते हुए जाओ भाया, शक्ति ने कहा। खा खा कर तुम्हारे शरीर पर चर्बी चढ़ गई है और दौड़ लगाया करो। मुझे क्या वो हकला गया है यहाँ जयकाल? कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें जयकाल, शक्ति ने कहते हुए इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। नीलेश कार के पीछे दौड़ रहा था। शक्ति ने रफ्तार बढ़ा दी। पहाड़ियों से निकलकर हम सड़क पर आ गए और पहले चौराहे पर जरा आगे निकलकर हमने कार छोड़ दी और पैदल चलने लगे। अब क्या प्रोग्राम है गुरु? शक्ति ने पूछा। दीवान उदय सिंह का बंगला, मैंने कहा। मैं इसे बेखबरी में पकड़ना चाहता हूँ। नीलेश 2 घंटों से पहले नहीं पहुँच सकेगा और मैं इसके आने से पहले उदय सिंह से निमट लेना चाहता हूँ। तो ठीक है, इस तरफ चलो, शक्ति ने जवाब दिया। हम एक और सड़क पर मुड़ गए और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए दिलवाड़ा रोड पर पैलेस होटल के सामने पहुंचने में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। इस वक्त 9 बजे थे। होटल के सामने रौनक थी। हम पिछली सड़क पर आ गए और फिर पिछली गली में मुड़ गए। इस तरफ बहुत बड़े बड़े बंगले थे। वसी और रेज कंपाउंड होने की वजह से हर 2 बंगलों के दरमियान इतना फासला बन गया था कि एक बंगले में कोई चीखता तो इसकी आवाज़ दूसरे बंगले में नहीं सुनी जा सकती थी। दाएं तरफ तीसरे बंगले के गेट पर दीवान उदय सिंह के नाम की प्लेट लगी हुई थी। गेट पर कोई चौकीदार या दरबान वगैरह नहीं था। जो लोग खुद ही इतने खूनखार हुए, इन्हें चौकीदारों की क्या ज़रूरत पड़ती है। बानोट को सड़क पर ही छोड़ दिया गया और फिर मैं और शक्ति मौका पाकर बंगले की दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गए। ये कम से कम 10,000 मुरब्बे गज का प्लाट था। बंगले की इमारत ऐन वस्त में थी। चारों तरफ लॉन था और लातादाद दरख्त भी नजर आ रहे थे। इमारत के सामने वाला लॉन में सिर्फ एक बल्ब रोशन था, जिस पर लगे हुए शेड ने इसकी रोशनी महदूद कर दी थी। दरमियान में एक हौज था जिसमें फुआरा लगा हुआ था, लेकिन फुआरा इस वक्त बंद था। बरामदे में भी मध्यम रोशनी का एक बल्ब जल रहा था। मैं और शक्ति चंद लम्हे अपनी जगह पर खड़े रहे, फिर दोनों ने पिस्तौल निकाल लिए और दरख्तों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ने लगी। 9 बजे रात के इब्तदाई हिस्से में किसी बंगले में इस तरह घुसना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन मैं हर तरह का खतरा मोल लेने को तैयार था। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी था कि बंगले में कितने अफराद हैं। बंगले की पिछली तरफ पहुंचकर हम रुक गए। मैंने शक्ति को दाएं तरफ जाने का इशारा किया। इसे हिदायत कर दी कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो या मेरा सिग्नल न मिले वो इस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इमारत की पिछली तरफ भी बरामदा था, लेकिन इस तरफ रोशनी नहीं थी। मैं दबे कदमों चलता बरामदे में पहुंच गया। दरवाजे पर हाथ रखा तो वो आवाज़ पैदा किए बगैर खुलता चला गया। मैं अंदर दाखिल हो गया और बड़ी आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया और इधर उधर देखने लगा। ये तंग सी राहदरी थी और आगे गालबन हॉल कमरा था जहाँ मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और राहदरी के इख्तिताम पर पहुँच गया। दाएं तरफ भी कुछ सादा राहदरी थी। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस वक्त बंगले में 2-3 अफराद से ज़्यादा नहीं थी और वो भी गालबन एक ही कमरे में थे, क्योंकि दाएं तरफ से बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने एक लम्हे को कुछ सोचा और अल्लाह का नाम लेकर इस राहदरी में मुड़ गया। इस बंगले में दाखिल हुआ। ओखली में सर तो देख दिया था, अब मूसलों से डरने का वक्त निकल गया था। मैं राहदरी में खुलने वाले इस कमरे की खिड़की के करीब दीवार से चिपक कर खड़ा होगा। अंदाज़ा दुरुस्त निकला। अंदर 3 ही अफराद थे, जिनमें एक औरत की आवाज़ भी शामिल थी। एक आदमी इस औरत को कह रहा था, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है रजनी, तुम सुंदरता में बेला से कम नहीं। वो कुतिया 1-1.5 महीने के लिए तो समझो बेकार हो गई। तुम पहले भी चंद रोज नागराज के पास रह चुकी हो। इस मौके से फ़ायदा उठाओ और नागराज को मुट्ठी में लेने की कोशिश करो। बेला वहाँ से निकले तो मुझे नागराज के करीब जाने का चांस मिले ना। ये लड़की की आवाज़ थी। इसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा, इस आदमी ने कहा। आज से 2 दिन बाद तुम राणा पैलेस पहुँच जाओ। कई रोज से तुम नागराज की नज़रों में नहीं आई हो। वो तुम्हें देखेगा तो नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। मैं कोशिश करूंगी कि बेला को 1-2 दिन के लिए वहाँ से हटा दूं और तुम्हारे लिए ये मोहलत काफ़ी है। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। इनमें भी आपस में अंदर ही अंदर एक दूसरे की काट खा रही थी। और इसका क्या होगा ठाकरे? लड़की की आवाज़ सुनाई दी। ठाकरे का नाम सुनकर मैं चौंक गया।
मेरी इससे बात हो चुकी है, मर्द ने जवाब दिया। नागराज के जाने के बाद हम भैरू को तलाश करेंगे। वो इस शहर में है, वो पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे हाथ आ जाए तो भैरू तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठाकरे का काम सिर्फ भैरू को ठिकाने लगाना है, इसके बाद ठाकरे को हम ठिकाने लगा देंगे और फिर भैरू की दौलत होगी और हम होंगे। मैं दीवार के साथ चिपका खड़ा था, मेरा हाथ ऊपर उठ गया। मेरे सर के ऊपर दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई थी। मेरे हाथ इस पेंटिंग से टकराया और वो पेंटिंग मेरे सर से टकरा कर नीचे गिरी। ए इधर कौन है? अंदर से दूसरे आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तेज़ी से एक तरफ दौड़ लगा दी। रहदारी के मोड़ पर घूम रहा था कि फायर की आवाज़ गूंजी। इस वक्त मेरा एक हाथ पीछे था। गोली मेरी दरमियान वाली उंगली के पोर को छूती हुई गुजर गई। मुझे यूं लगा जैसे दहकता हुआ अंगारा मेरी उंगली को छूकर गुजर गया हो। मैं मुड़कर दूसरी राहदारी में बरामदे वाले दरवाजे की तरफ दौड़ा। इस लम्हे एक और फायर हुआ, मगर मैं दरवाजे से निकल चुका था। बरामदे से निकलकर 20 गज दूर एक दरख्त की आड़ लेकर मैंने पहला फायर किया, लेकिन अंधेरे में चलाई हुई गोली ज़ाया गई। अब दूसरा आदमी भी बाहर आ चुका था और वो ऑटोमेटिक राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। कुछ गोलियां दरख्तों में पवस्त तो रही थीं और कुछ सीधी निकल रही थीं। शक्ति भी मेरी तरफ आ गया और मुझसे चंद गज दूर एक दरख्त की आड़ से जवाबी फायरिंग करने लगा। फायरिंग की आवाज़ से दरख्तों पर अपनी घोंसले में सोए हुए लातादाद परिंदे शोर मचाते हुए दरख्तों के ऊपर ही मंडलाने लगे थे। गुरु, मुझे शक्ति की आवाज़ सुनाई दी। तुम पिछली तरफ की दीवार टाप कर निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता शक्ति, तुम भी पीछे हटते रहो। मैंने कहा, मेरी फिक्र मत करो, मैं निकल जाऊंगा। तुम पिछली दीवार के करीब पहुंचो, शक्ति ने जवाब दिया। मैं इक्का दुक्का फायर करता हुआ पीछे हटने लगा। वो दोनों बरामदे के पिलर्स की आड़ में खड़े फायरिंग कर रहे थे। इनमें से किसी ने आगे आने की कोशिश नहीं की या खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। मैं दरख्तों की आड़ लेता हुआ पिछली दीवार के करीब पहुंच गया। दीवार खासी ऊंची थी। मैं एक दरख्त पर चढ़कर दीवार पर उतरा और बाहर छलांग लगा दी। वो गली अगरचे कुशादा थी, मगर रोशनी का इंतजाम नहीं था। सामने वाले रुख पर भी ऐसे ही बड़े बंगले थे, मगर इनकी पुश्त इस तरफ थी, इसलिए इस तरफ सन्नाटा था। मैंने दीवार से कूद कर इधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। तकरीबन 50 गज आगे जाकर मैंने पीछे देखा, एक और आदमी दीवार से कूदा था। वो यकीनन शक्ति था। मैं एक बंगले की दीवार से चिपक कर खड़ा होगा। चंद सेकंड्स बाद ही वो सीधा दौड़ता हुआ मेरे करीब पहुंच गया। वो शक्ति था। रुको नहीं गुरु, दौड़ते रहो। शक्ति की आवाज़ सुनकर मैंने एक बार फिर दौड़ लगा दी। बहुत जल्द ही इस गली से निकल गए और फिर 2-3 गलियां घूमकर अब वहाँ से बहुत दूर निकल चुके थे। मैं रुक गया। हम अभी खतरे से बाहर नहीं हुए गुरु, शक्ति ने कहा। वो दीवान साला बहुत हरामी है, इसने अगर पुलिस को फ़ोन कर दिया तो इस इलाके को चारों तरफ से घेरे में ले लिया जाएगा। हम दोनों तेज तेज चलते रहे। शक्ति का ख्याल दुरुस्त निकला था। चारों तरफ से पुलिस के सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन हम इस इलाके से बहुत दूर निकल आए थे और फिर एक तवील चक्कर काटते हुए हम शक्ति की खोली वाली इमारत की तरफ निकल आए। कहीं बानोट न फंस गया हो, मैंने खंडर नुमा इमारत में दाखिल होते हुए कहा। वो बहुत अक्लमंद है, शक्ति ने जवाब दिया। वो निकल गया होगा और थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाला होगा। हम दोनों खोली में आ गए। मधु चारपाई पर लेटी हुई थी, हमें देखकर उठ गई। वो मेरी तरफ देखकर मायने खेज अंदाज में मुस्कुराने लगी। ए मधु, चाय बनाकर ला जरा कड़क। मधु कमरे से बाहर निकल गई और तकरीबन 10 मिनट बाद बगैर दूध की चाय बनाकर ले आई। अभी हम चाय पी रहे थे कि बाहर तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी और चंद सेकंड्स बाद ही मिट्टू शक्ति को आवाज़ देता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ी हुई थी। क्या हुआ, तुम्हारे चौकटे पर 12 क्यों बजे हैं? शक्ति ने इसे घूरा। मिट्टू को इस तरह बदआवाज़ देकर मेरा माथा भी ठनका। गुरु, मिट्टू बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला। बानोट को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो इसे मारते हुए ले गए हैं। क्या बकता है? शक्ति धाड़ा। इसने कहवे की प्याली मेज पर रख दी। मैं ठीक कहता हूँ गुरु, मिट्टू ने कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस वाले इसे पैलेस होटल की किसी गली से पकड़कर मारते हुए ला रहे थे, फिर इसे जीप में बिठा कर ले गए। ठीक है, तुम जाओ और दूसरे लड़कों से भी कह दो अपने अपने ठिकानों पर चले जाएं, शक्ति ने कहा। मिट्टू फौरन ही भाग गया। बानोट बहुत मजबूत आदमी है, शक्ति मेरी तरफ देखते हुए बोला, मगर पुलिस के पास भी जुबान खुलवाने के बहुत तरीके हैं। हमें ये खोली फौरन छोड़नी होगी। कहाँ जाओगे? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। यहाँ से बाहर निकल कर सोचेंगे, शक्ति ने जवाब दिया। मेरे पास एक जगह है, तुम लोग अपनी ज़रूरी चीज़ें समेट कर तैयार हो जाओ, मैंने चाय की प्याली मेज़ पर रखते हुए कहा। मधु एक थैले में अपने कपड़े और ज़रूरी चीज़ें भरने लगी। शक्ति ने भी अपनी 1-2 चीज़ें इसमें डाल ली और हम खोली से बाहर आ गए। मधु ने ताला लगाकर चाबी थैले में डाल ली। इस खंडर नुमा इमारत से निकलकर हम गली में तेज तेज एक तरफ चलने लगे। यही इत्तेफाक था कि इस रोज़ मैंने रत्ना के मकान की चाबी जेब में रख ली थी और अब मैं इन्हें इस तरफ ले जा रहा था। मैं रास्ता भटक गया, जिसकी वजह से अच्छा खासा वक्त ज़ाया हो गया।
लेकिन आखिरकार हम रत्ना के मकान वाली गली में पहुंच गए। मैंने जेब से चाबियों का रिंग निकालकर बाहर वाले दरवाजे का ताला खोला और अंदर दाखिल होने के बाद पहले वो दरवाज़ा बंद किया, फिर आगे बढ़कर दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। मधु बत्तियाँ जलाकर मकान का जायजा लेने लगी। रत्ना के बेडरूम में बिस्तर पर इसके कपड़े बिखरे हुए थे, जिन्हें मधु समेट कर एक तरफ रखने लगी। ये तुम्हारा मकान है गुरु? इसने कपड़ों की तरफ देखते हुए मायने खेज लहजे में कहा। ये मकान रत्ना का है और ये कपड़े भी इसके हैं, मैंने जवाब दिया। मधु बिस्तर झाड़ने लगी थी। ये मकान कई रोज से बंद था और हर चीज़ पर गर्द पड़ी हुई थी। इसने एक मैले कपड़े से कुर्सियां भी झाड़ दी। इस रात हम देर तक बैठे बातें करते रहे। शक्ति को बानोट की फिक्र थी। ये तो मैं भी देख चुका था कि वो बहुत मजबूत असाब का मालिक है, लेकिन पुलिस की मार के सामने तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। अगर पुलिस ने इसकी ज़ुबान खुलवा ली तो वो सब कुछ उगल देगा। ये परेशानी मुझे भी थी। अगर इसने बता दिया कि हम पैलेस होटल के हेड वेटर नीरेश को अगवा करके ले गए थे और इससे क्या कुछ मालूम किया था, तो बात सिर्फ पुलिस तक महदूद नहीं रहेगी। नागराज और बेला को भी पता चल जाएगी कि मैं इनके करीब पहुंच रहा हूं। वो होशियार हो जाएंगे और अपना ठिकाना बदल देंगे। राणा पैलेस कहाँ है? मैंने शक्ति से पूछा। उम्मीद भवन से ज़रा आगे बहुत बड़ी इमारत है, अंदर से कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, बाहर से तो कोई महल ही लगता है, शक्ति ने जवाब दिया। कल हमें इस महल में दाखिल होना है, मैंने कहा। मैंने दीवान उदय सिंह के बंगले में इसकी कुछ बातें सुनी थी, जिनसे पता चला कि नागराज और बेला इस राणा पैलेस में है। मैं चाहता हूं कि अब इन पर आखिरी और कारी ज़रब लगा दी जाए। अगर वो लोग वहां से भी निकल गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कल का इंतज़ार क्यों किया जाए? आज ही रात क्यों नहीं? शक्ति ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। आज पुलिस दीवान उदय सिंह के मामले में उलझी हुई है। अगर नागराज वगैरह को पता चल भी गया हो तो वो लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि हम इतनी जल्दी इन पर चढ़ दौड़ेंगे। आज रात मैंने कहा, क्या तुम तैयार हो? मैं तो हर वक्त तैयार हूँ गुरु, तुम लोग इंतज़ार करो, मैं किसी सवारी का बंदोबस्त करके आता हूँ, शक्ति ने कहा और वो मकान से चला गया। शक्ति की वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। दरवाजे की बेल बजने से पहले मैंने किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी थी। वो शक्ति ही था जो किसी की गाड़ी चुरा कर ले आया था। बाहर निकलकर मैंने मकान को ताला लगा दिया और मैं मधु के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। कार गलियों से निकलकर मेन रोड पर आ गई और तेज़ी से एक तरफ दौड़ने लगी। सड़क के दोनों तरफ ढलान थी, जिसने सड़क ब्लॉक कर रखी थी। टॉर्च की सुरख रोशनी से कार को रुकने का इशारा किया जा रहा था। आगे पुलिस है, शक्ति बोला। मैं कार की रफ्तार कम कर रहा हूँ, तुम दोनों नीचे उतर कर टीलों में निकल जाओ। कार की रफ्तार हल्की हो गई। पहले मैंने दरवाज़ा खोलकर छलांग लगाई और फिर मधु ने। हम ढलान पर झाड़ियों में लुढ़कते चले गए। मैंने मधु का हाथ पकड़ लिया और दोनों झुकते हुए तेज़ी से एक तरफ दौड़ने लगे। कार तकरीबन 100 गज आगे जाकर रुक गई और फिर चंद सेकंड्स बाद ही पहले किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। इसके फ़ौरन ही बाद फिज़ा गोली की आवाज़ से गूंज उठी। इसके साथ ही चीख की आवाज़ भी सुनाई दी। मधु लड़खड़ा कर गिरी। इसके मुँह से हल्की सी चीख निकल गई थी। इधर देखा, वहाँ कार रुकी थी। भागो, तलाश करो। फिज़ा में एक दाटती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं मधु का हाथ पकड़कर तेज़ी से आगे रेंगता चला गया। यहाँ इस तरफ देखो, झाड़ियों में ये भारी आवाज़ सड़क पर इस जगह से सुनाई दी थी जहाँ कार से छलांग लगाई थी। और फिर झाड़ियों में ढलान पर 2 टार्चों की रोशनियाँ चमकती हुई दिखाई दी। मैंने इधर उधर देखा। दाएं तरफ 2 बड़े चट्टानी पत्थरों के दरमियान एक तंग सी दरार नजर आ रही थी। पहले मैंने मधु को अंदर धकेला और फिर खुद अंदर घुस गया। शुरू में वो दरार बहुत तंग थी, हम बमुश्किल अंदर घुस सके थे, लेकिन आगे जाकर काफ़ी कुशादा जगह थी। हम साइड पर होकर पत्थर से चिपक कर बैठ गए। मैंने दाएं हाथ में पिस्तौल संभाल लिया था। वो लोग ढलान से आगे पत्थरों में आ गए और फिर इनके कदमों की आवाज़ें हमारे बिल्कुल करीब सुनाई देने लगी। मधु मेरे साथ जुड़ी बैठी थी। इसका जिस्म हौले हौले काँप रहा था। मुझे डर था कि कहीं खौफ की शिद्दत से वो चीख न उठे। मैंने इसे अपने साथ लिपटा कर एक हाथ से इसका मुंह दबा दिया। कदमों की आवाज़ें इन पत्थरों के बिल्कुल सामने सुनाई देने लगी और फिर टॉर्च की तेज़ रोशनी देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मधु कुसमुसाई तो मैं इसके ऊपर झुक गया। मेरा हाथ इसके मुंह पर गोया चिपक कर रह गया था। टॉर्च की रोशनी रेंगती हुई दरार की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।